पेपर का भी होगा इस्तेमाल। ईवीएम की कमी के चलते लिया गया फैसला, बैलेट पेपर से होंगे 2 पदों के चुनाव। कोरोना काल में झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी सौगात। एनपीएस के वेतन में राज्य का अंशदान बढ़ाकर हुआ 14%। सरना मसना के सौंदर्यीकरण को भी मिली मंजूरी। और 5 राज्यों की पुलिस मिलकर चलाएगी नक्सल के खिलाफ अभियान को लेकर की वर्चुअल मीटिंग में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के डीजी रहे मौजूद। वेब रिवीजन को लेकर एनजेसीएस की 5 यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल। बोकारो स्टील प्लांट में गांधी प्रतिमा के सामने भूख हड़ताल पर यूनियन सदस्य 5000 से अधिक मजदूरों ने दिखाई एकजुटता। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में इसी साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायतों में पिछले चुनाव की तरह बैलेट पेपर का इस्तेमाल भी करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार ने सबसे पहले मल्टी पोस्ट ईवीएम से पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू की थी, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी अनुमति नहीं मिली। इसके बाद पारंपरिक ईवीएम से पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू की गई है, लेकिन इसमें एक अड़चन आ रही है कि मल्टी पोस्ट ईवीएम से जहां एक बूथ पर एक ही मशीन से सभी 6 पदों के लिए मतदान हो जाता, वहीं अब पारंपरिक ईवीएम से चुनाव कराने के लिए हर बूथ पर 6 सेट मशीन की जरूरत पड़ेगी। इतनी ईवीएम उपलब्ध होने में आ रही दिक्कत के कारण राज्य निर्वाचन आयोग अब 2 पदों के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल किए जाने की बात कही जा रही है, जहां ईवीएम सिर्फ 2 पदों के लिए ही बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। शशांक, देखिए, काफी लंबे समय से राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच में ईवीएम के जो मल्टी पोस्ट ईवीएम है उसके यूज को लेकर गतिरोध जारी रहा है और अंत में कहीं ना कहीं जो राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच सहमति बनी है वो सिंगल पोस्ट ईवीएम के लिए बनी जी। अब देखिए, बिहार में बहुत बड़ी संख्या में पंचायत है और हर पंचायत में 6 पद होते हैं। मुखिया का पद होता है, मतलब जो चुनाव होते हैं हर पंचायत के हर बूथ के लिए, उसमें मुखिया का पद होता है, वार्ड सदस्य का पद होता है, पंचायत समिति, जिला परिषद और उसके अलावा पंच और सरपंच, यानी 6 पदों पर चुनाव होते हैं। अब ऐसे में सिंगल पोस्ट ईवीएम में हर बूथ पर कहीं ना कहीं 6 ईवीएम रखने होंगे और उसके बाद जो बैलेट यूनिट है वो रखने होंगे। तो कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम का जुगाड़ करना काफी मुश्किल काम है और इतना आसान भी नहीं है। बिहार सरकार ने तमाम राज्यों से इस बारे में कंसल्ट किया है, तमाम राज्यों से ईवीएम आ भी रहे हैं जो सिंगल पोस्ट ईवीएम है, लेकिन वो भी संख्या उनकी कम होगी और दूसरी बात है उनको एक बूथ में लगाने में इतनी ज्यादा कर्मियों की भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। यानी एक तरह से कहा जाए कि जो समस्या थी, जो दिमाग में रखा था राज्य निर्वाचन आयोग ने, जो सोचा था, कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि मल्टी पोस्ट ईवीएम से अगर चुनाव कराए जाएंगे तो एक कंट्रोल यूनिट रखना पड़ेगा और बाकी बैलेट यूनिट रखकर काम चल जाएगा, यानी 6 पदों के लिए एक ही बूथ पे काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सरकार के सामने समस्या आ गई है कि इतनी बड़ी संख्या में जो कंट्रोल यूनिट्स है वो कहाँ से मंगाई जाए। तमाम राज्यों से कंट्रोल यूनिट मंगाई जा रही है और जिला वार मंगाई जा रही है। जिलों को बता दिया गया है कि आपकी कंट्रोल यूनिट किस जिले से आएगी, किस राज्य से आएगी, माफ कीजिए, और वहां उसके लिए नोडल पदाधिकारी बना दिए गए। कल निर्वाचन आयोग की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है तमाम जिला पदाधिकारियों के साथ, जो राज्य निर्वाचन आयोग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, उसमें ये एक संकेत आया है। देखिए, अभी पूरी तरह से निर्णय नहीं है, लेकिन एक संकेत ये आया है कि जितनी ईवीएम उपलब्ध हैं अन्य राज्यों से मिलाकर, जो ईवीएम है जिनको हम कह सकते हैं कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट अलग अलग, तो बैलेट यूनिट की ज्यादा जरूरत होती है। कहीं पर अगर 15 से ज्यादा प्रत्याशी हो जाएंगे तो फिर डबल बैलेट यूनिट लगेंगे, बैलेट यूनिट की और ज्यादा जरूरत है। तो जितनी कंट्रोल यूनिट्स हैं उसमें 10 चरणों में अगर चुनाव कराए जाते हैं बिहार में, तो इन 10 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे तो 4 पदों पर अगर चुनाव कराए जाते हैं तो ये इन कंट्रोल यूनिट से काम चल जाएगा। लेकिन अगर 6 पदों पर चुनाव कराए जाएंगे ईवीएम से तो दिक्कत होगी, या तो चरण बढ़ाने पड़ेंगे और काफी लंबा और समय लगेगा, और या फिर और कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, ज्यादा ईवीएम की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
तो मौजूदा समय में जितने उपलब्ध कंट्रोल यूनिट्स हैं या जिनकी कंसेंट मिल गई है और जिलों से और राज्यों से, उसके आधार पर ये लग रहा है कि 4 पदों पर ईवीएम से इलेक्शन होंगे और अन्य 2 पदों पर बैलेट पेपर से इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन देखिए, जो कॉन्सेप्ट था राज्य सरकार का, राज्य निर्वाचन आयोग का, वो ये था कि जो ईवीएम से अगर हम पंचायत के चुनाव करते हैं तो उसमें रिजल्ट भी जल्दी आते हैं और ट्रांसपेरेंसी भी रहती है और धांधली की संख्याएं कम रहती हैं। ऐसे में उन 2 पदों के लिए पूरी वही प्रोसेस करनी पड़ेगी जो बाकी पदों के लिए करना पड़ रहा है। तो अभी भी राज्य सरकार इस बात को लेकर मंथन कर रही है और राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम से जो बात की है उसमें ये इशारा हुआ है कि अगर अंतिम में कोई निर्णय नहीं होता है तो इन 2 पदों के लिए बैलेट से करने के लिए भी आप तैयार रहिए। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग अभी भी कोशिश में है, अगर पर्याप्त मात्रा में 6 पदों के लिए पर्याप्त मात्रा में कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट्स मिल जाते हैं तो चुनाव इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम से भी कराए जाते हैं। जी शशांक जी, वो 2 पद कौन से होंगे? देखिए, जो अभी तक एक मोटा मोटी बातें बनी है, जो अभी देखिए कोई निर्णय नहीं हुआ है। एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, तमाम अंडर प्रोसेस है। कल डिस्ट्रिक्ट में तमाम जिला पदाधिकारियों के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक की थी, तो अभी प्रोसेस में है। हालांकि अधिकांश चीजें तय हो चुकी हैं। तो ये जो 4 पद हैं, मुखिया के, जिला परिषद सदस्य के, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य, इनको ईवीएम से कराने की बात है। और पंच और सरपंच, ये 2 ऐसे पद हैं जहां पर ये बातें चल रही हैं कि अगर ईवीएम उपलब्ध नहीं होता, अभी भी कंडीशनल है कि अगर ईवीएम जो सिंगल पोस्ट ईवीएम है उपलब्ध नहीं होते उतनी संख्या में, तो इन सरपंच और सरपंच, इन 2 पदों को मैनुअली यानी बैलेट पेपर से कराया जाता है। जी, लेकिन राज्य सरकार जो है वो मल्टी पोस्ट ईवीएम के द्वारा ही मतदान करने का उसने फैसला किया था और तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक से भारत निर्वाचन आयोग तरफ से उसकी अनुमति नहीं मिली। तो अगर चूंकि अगर जो पारंपरिक ईवीएम, जैसा कि आपने बताया कि एक साथ सभी 6 पदों पर मतदान नहीं हो सकता है, तो फिर इसमें अगर बात की जाए कि जो मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन है, अगर इसकी अनुमति मिल जाती है तो सब कुछ आसान हो सकता है। देखिए, अगर न्याज बहुत आसान हो जाता है। अगर आप जितनी संख्या में ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कंट्रोल यूनिट में बात कर रहा हूँ, बैलेट यूनिट तो बहुत सारी है, बैलेट यूनिट कोई कमी नहीं होती है। कंट्रोल यूनिट है, अगर जितनी कंट्रोल यूनिट सभी लगेंगे उससे 1/6 गुना। अगर मान लीजिए कीजिए कि कहीं 60,000 कंट्रोल यूनिट लगनी थी, तो अभी 10,000 ही लगती है अगर मल्टी पोस्ट कंट्रोल यूनिट्स मिल जाती। तो मल्टी पोस्ट एक बहुत हाई सिक्योर और बहुत लेटेस्ट वर्जन है। देखिए, जो भारत निर्वाचन आयोग का अपना तर्क है वो भी कहीं ना कहीं मायने सही है, क्योंकि ये एक वर्जन है और यहाँ पर ये कोशिश होती है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव जहाँ साथ होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अभी इसमें किसी तरह का अगर राज्यों को दे दिया जाएगा तो इसमें टेम्परिंग की या किसी तरह की एक तरह से कहा जाए कि बातें गलत तरीके से बाहर भी जा सकती हैं, इनका मिसयूज होने की संभावना बनती है या फिर एक तरह से भ्रम भी फैल सकता है। तो इन तमाम चूंकि अगर भारत निर्वाचन आयोग काफी सेंसिटिव है, उन्होंने तमाम राउंड की मीटिंग की, एक राउंड मीटिंग नहीं हुई। राज्य के जो राज्य सचिव हैं राज्य निर्वाचन आयोग के, वो कई बार, योगेंद्र राम है, कई बार उन्होंने संपर्क किया। जो दीपक कुमार है, जो सीनियर IAS ऑफिसर है, वो मुख्य चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन तमाम लोगों ने कई बार केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क किया, भारत निर्वाचन आयोग से संपर्क किया, लेकिन तमाम कंडीशंस के बावजूद सिर्फ सिक्योरिटी और सेफ्टी का हवाला देकर उसको नहीं एनओसी दिया गया। और उसके बाद भी अगर एनओसी मिल भी जाता तो शायद उसकी सप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि भारत बायोटेक है जो हैदराबाद की कंपनी है, उसने कह दिया कि इस कोविड काल में हम अभी मल्टी पोस्ट ईवीएम को दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई नहीं कर सकते, उसका प्रोडक्शन नहीं है और उसके तमाम पार्ट्स बाहर से मंगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर परमिशन मिल भी जाता तो दिक्कत होती है, लेकिन सही बात यह है कि कई महीनों की मशक्कत के बाद, यानी चुनाव जो इतने लंबे समय तक चले हैं, कोविड भी एक कारण रहा, लेकिन कोविड से पहले कारण रहा है कि मल्टी पोस्ट ईवीएम को लेकर एनओसी नहीं मिलना। तो एनओसी नहीं मिला है तो सिंगल पोस्ट ईवीएम से काम चलाना पड़ेगा, और यही बात पहले से भारत निर्वाचन आयोग कहती आई है कि आप सिंगल पोस्ट ईवीएम से काम चलाइए। तो सिंगल पोस्ट ईवीएम में यही दिक्कत है कि जहां पर कई पदों के लिए चुनाव होते हैं वहां दिक्कत होती है, और बिहार ये दिक्कत का सामना करेगा। जी शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वेज रिवीजन सहित अन्य मांगों को लेकर एनजेसीएस की 5 यूनियनों ने 30
जून को सेल व्यापी हड़ताल करने की घोषणा की। इसी को लेकर बोकारो स्टील प्लांट में इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए एनजेसीएस के 5 यूनियनों के महामंत्री सेक्टर 4 स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने भूख हड़ताल पर बैठे। इन लोगों के द्वारा पहले से ही यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। प्लांट के अंदर इसको लेकर 28 जून को काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें 5000 से अधिक मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता दिखाई। बता दें कि हड़ताल से इंटक, एटक, सीटू, एचएमएस, बीएमएस और एचएसएस के अलावा गैर एनजेसीएस के मजदूर यूनियन शामिल हैं। ये जो आज भूख हड़ताल है, ये पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि 28 को हम लोग काला दिवस मनाएंगे और 29 को हम लोग भूख हड़ताल करेंगे महात्मा गांधी चौक पर, और 30 को हड़ताल होगा। हड़ताल तो प्लांट में तो आप ये समझ लीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे पानी उबलता है ऐसे मजदूर उबल रहा है। और कल पूरा प्लांट में या पूरे सेल में चिड़िया भी प्लांट में नहीं रहेगा, पूरा सेल बंद रहेगा, बोकारो भी बंद रहेगा। संयुक्त मोर्चा के तरफ से जो ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा एनजेसीएस का यूनियन है, इंटक, एटक, सीटू, एचएमएस, बीएमएस, उसके तरफ से आज पूरे सेल के अंदर में। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ा है कि आप लोगों को मालूम है कि हड़ताल नोटिस सभी संयुक्त रूप से देने के बाद मैनेजमेंट दबाव में आया। 22 जून से लेकर 27 जून तक वार्ता किया, लेकिन मैनेजमेंट एक समझौता तक पहुंचने का कोई कोशिश नहीं किया। गैर जिम्मेदारी पूर्वक वार्ता चलाया। जो मजदूरों का मांग है, वाजिब मांग है, काफ़ी समय बीत चुका है, उसके बाद भी ये लोग प्रबंधन के तरफ से बिल्कुल वो नज़रअंदाज किया गया 7 दिन का बैठक के बाद। इसीलिए और प्रबंधन का जो बातचीत का जो बिहेवियर है वो ढकेलते ढकेलते जो है मजदूर को दीवार के पास पहुंचा दिया। और कोरोना काल में झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सौगात दी। सरकारी कर्मियों के एनपीएस के सरकारी अंशदान को केंद्र की तर्ज पर 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। समुदाय के पवित्र स्थल सरना जाहिर स्थान हरगढ़ी एवं मसना का संरक्षण एवं विकास करने के लिए योजना की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग से है, जिसके अंतर्गत झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए कॉर्पस फंड के गठन की स्वीकृति दी गई। 25 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस फंड का गठन किया जाएगा और इस फंड से अर्जित ब्याज से राज्य के किसानों के फसलों की क्षति होने की स्थिति में तत्काल राहत के रूप में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और आपको बता दें कि कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं। पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 85 करोड़ की अनुमति मिली है और वाणिज्य न्यायाधिकरण की नियुक्ति की भी अनुमति कैबिनेट मीटिंग में मिली है। अनिल कुमार सिंह वन क्षेत्र प्राधिकरण पर कार्रवाई की मंजूरी दी गई है और फसल राहत के लिए 25 करोड़ का कॉपर्स फंड योजना की मंजूरी मिली है। तो सरना मसना के सौंदर्यीकरण को भी मंजूरी दी गई है इस कैबिनेट की बैठक में। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, वो कौन कौन से 8 प्रस्ताव हैं कुंदन जी? देखिए निहाल, सबसे पहले तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं जो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कवर होते हैं और जिनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2014 के बाद से हुई है, उनके लिए एक बहुत बड़ा फायदा यह हुआ है कि
उनके अंशदान में जो अभी तक सरकारी अंशदान, सरकारी कंट्रीब्यूशन 10% का हुआ करता था, उसे सरकार ने बढ़ाकर कल की कैबिनेट बैठक के बाद 14% कर दिया है। 4% सरकारी अंशदान की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से 342 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा, सरकारी राजस्व पर पड़ेगा। लेकिन इससे सरकारी कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा और उम्मीद यह की जा रही है कि उनके पेंशन फंड में लगभग 10 लाख रुपए तक की इससे वृद्धि हो सकती है, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा तक पहुंचते। जी। जो अब तक कह सकते हैं कवर हो रहे थे, उन तमाम लोगों को इस कैबिनेट के फैसले से काफी राहत पहुंचा है और उन्हें फायदा भी हुआ है। इसके अलावा कुछ एक मामलों में घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है और साथ ही साथ आदिवासियों के सामाजिक और राजनीतिक स्थलों के विकास के लिए आगे की रूपरेखा को मंजूरी दी गई है। उन जगहों को चिन्हित करके उन जगहों को विकसित किया जाएगा और उन जगहों को विकसित करने के बाद उन जगहों पर कह सकते हैं सरकारी मशीनरी इसका इस्तेमाल करेगी। और इन 2 अहम प्रस्तावों के अलावा कुल 6 अलग प्रस्तावों पर कल कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। कह सकते हैं कि कुल 8 प्रस्तावों पर कल कैबिनेट की सहमति बनी थी। नियाज जी, कुंदन जी, इसके साथ साथ घंटी आधारित जो शिक्षक थे काफी टाइम से वो मांग भी कर रहे थे, क्या उनके भी समय अवधि में विस्तार किया गया है? देखिए, कल कैबिनेट में जो एजेंडे पे चीजें लाई गई थी, उन एजेंडों पे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के घंटी आधारित वेतनमान को हटाकर मासिक वेतनमान की जो बात कही जा रही थी, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। कुछ अहम फैसले जो हुए हैं, उन अहम फैसलों में कह सकते हैं कि आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक संरक्षण के विकास के लिए जो लाभुक समिति है, अब वह लाभुक समिति, आदिवासियों की लाभुक समिति, उसके विकास के लिए 25 लाख रुपए तक का काम करेगी। झारखंड के हर घर जल, यह एक मिशन शुरू किया गया है और इस मिशन के तहत लगभग 2500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि झारखंड के हर घर तक जल पहुंचाया जा सके। बिहार, पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर, जहां 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल की योजना चली थी, उसी तरीके से यहाँ हर घर जल की योजना की शुरुआत की जाएगी। जी कुंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्तावों के ऊपर मुहर लगाया गया है। इसमें कई अहम प्रस्ताव हैं, आप टीवी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम के वेतन में भी को लेकर के फैसला लिया गया है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 85 करोड़ की अनुमति मिली है और वाणिज्य न्यायाधिकरण की नियुक्ति की भी अनुमति कैबिनेट की मीटिंग में मिली है। अनिल कुमार सिंह वन क्षेत्र प्राधिकरण पर कार्रवाई की मंजूरी मिली है और फसल राहत के लिए 25 करोड़ का कॉपर्स फंड योजना की भी मंजूरी कैबिनेट में मिली है। सरना मसना के सौंदर्यीकरण को भी मंजूरी दी गई है और इसके साथ साथ मृत्यु सरकारी आश्रित को हिंदी टाइपिंग की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नेशनल पेंशन स्कीम के वेतन में राज्य का अंशदान 14% कर दिया गया है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के तीसरे वेव से निपटने के लिए वैक्सीनेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बोकारो जिले में वैक्सीन पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जिसके चलते वैक्सीनेशन का काम सभी सेंटरों में बंद कर दिया गया है। एक दो छोटे सेंटर्स में जहां कुछ वैक्सीन की डोज बची हुई थी, वहां मामूली रूप से वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। वहीं वैक्सीनेशन बंद होने से आम लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद भी लोगों को टीका नहीं मिल पाया। वहीं बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने वैक्सीनेशन का स्टॉक मुख्यालय में खत्म होने की बात कही। वैक्सीन लेना था सेकेंड डोज का, आज मैसेज भी आया हमको कि सेकेंड डोज का मैसेज लेना है, बट यहाँ आया तो मालूम चल रहा है कि वैक्सीन ही ख़त्म हो गया है। पता नहीं कब आएगा, क्या आएगा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
समझ में नहीं आ रहा, कुछ कोई लोग हैं भी नहीं कि कुछ बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं कब मिलेगा, क्या मिलेगा। इनका फर्स्ट डोज लेना था, हमको सेकेंड डोज लेना था। देखिए, ये वैक्सीन की कमी तो चल रही थी इधर काफ़ी दिनों से, और अभी जो है बिल्कुल ही वैक्सीन स्टेट लेवल पर भी नहीं है अवेलेबल, और नेक्स्ट वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द आने वाला है। जैसे ही मिलेगा कि फिर से नॉर्मल शुरू कर दिया जाए, इसलिए कि वहाँ के लायक हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं था, इसीलिए उसको नहीं खोला गया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता। और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए झारखंड सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से निजी और सरकारी अस्पतालों में बच्चों के लिए बेड बढ़ाने को कहा गया है। सरकार से मिले निर्देश के बाद सिर्फ रांची शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में करीब 300 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। बेड के अलावा जरूरी उपकरण की खरीदारी और स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। 20 आईसीयू बेड तैयार हो गए हैं बच्चों के लिए, और 30 नॉर्मल ऑक्सीजन बेड जो हैं बच्चों के लिए, कोविड बच्चों के लिए हम लोग तैयार कर चुके हैं। फाइनल हो गया है, करीब सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। दवाइयाँ कुछ आनी बाकी हैं, तो 1-2 दिन में दवाइयाँ भी आ जाएंगी। तो हम लोग का ऐसे नॉर्मल कोविड मिला के 350 बेड हो गया है। पहले का जो बेड थे और आईसीयू बेड मिला के 350 बेड हो जा रहे हैं। वहीं समस्तीपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाका जलमग्न है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इन दिनों बिहार की कई नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के चलते लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। समस्तीपुर शहर के नदी किनारे बसे 250 लोगों से अधिक के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं इस पूरे स्थिति की जानकारी दी हमारे संवाददाता कैसर खान ने। लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे लोग पहले ही परेशान बड़े हुए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में लगातार जलमग्न की तस्वीर सामने आ रही है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देखा जाए तो बिहार के अंदर कई नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण अब लोग परेशान होने लगे हैं। बाढ़ का खतरा उन पर मंडराने लगा है। लगातार समस्तीपुर की बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण बूढ़ी गंडक नदी किनारे बसे 250 से 300 घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को होगा। इसकी सफलता को लेकर सोनभद्र का विधिक सेवा प्राधिकरण तत्परता से लागू हुआ है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज कुमार ने बीमा कंपनी के सक्षम पदाधिकारियों और उनके अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर चर्चा की और साथ ही मामले के शीघ्र निपटारे की दिशा में सहयोग की अपेक्षा जताई है। माननीय अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार दिनांक 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्री संजय हरि शुक्ला एवं इंश्योरेंस के विद्वान अधिवक्ताओं के बीच आज मीटिंग की गई। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जाए एवं सुलह समझौते के आधार पर अत्यधिक वादों का निस्तारण किया जाए, जिससे जनमानस को समय एवं धन की दोनों की बचत हो। वहीं प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कुल 5 लग्जरी 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। प्रयागराज में चोरियों को और ख़ासतौर से वाहन चोरी को लेकर के प्रयागराज पुलिस महीनों से हम लोग इस पर वर्कआउट कर रहे थे। कई सारी गाड़ियों हम लोगों ने इस मध्य में बरामद भी की है और इसी बीच में हमने 20 तारीख को देखा कि शहर में अचानक कई सारी लग्जरी गाड़ियों की चोरी हुई हैं। तभी से हमारी टीम सक्रिय थी। हमने इसको चुनौती के रूप में लिया था और हमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग सूत्रों के माध्यम से टीमें लगा करके रखी थी। इस क्रम में जब हमें सूचना मिली कि कुछ वाहन चोर हैं जो लोग और भी गाड़ियों को चुराने की प्रयास कर रहे हैं और प्लान बना रहे हैं,
तो टीम जा कर के उनसे पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में उसके बाद से उन्होंने बताया कि और भी गाड़ियाँ उन्होंने जो चुराई हैं उनको कहाँ रखी है। इस तरह से टोटल 5 गाड़ियाँ उन्होंने बरामद करवाई। वो गाड़ियाँ हैं वाइट कलर की, एक फॉर्चूनर है, ब्रेजा है, इको स्पोर्ट्स, क्रेटा और सफारी गाड़ियाँ हैं जो बरामद हुई हैं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।